नमस्कार। इससे पहले हमने महात्मा गांधी जी का जो प्रारंभिक जो जीवन था, उनके कुछ प्रारंभिक जो सत्याग्रह थे उनके बारे में हमने छोटे छोटे रूप में अध्ययन करने का प्रयास किया। आज का हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय इतिहास का, जिसे हम इतिहास में असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं, इसके बारे में आज हम कुछ अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि असहयोग आंदोलन आखिर में ऐसी क्या परिस्थितियां बनी जिसके फलस्वरूप असहयोग आंदोलन का सूत्रपात हुआ, किस प्रकार से गांधी जी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और ऐसे कौन कौन से कारण रहे, ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां रही ब्रिटिश सरकार के भारतीयों के प्रति, जिनके फलस्वरूप भारतीय लोगों ने असहयोग आंदोलन का सूत्रपात किया। तो इस स्लाइड के माध्यम से आपको दिख रहा होगा, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। लोगों का एक सामूहिक जन आंदोलन, एक मतलब पहला एक ऐसा कदम था, क्योंकि गांधी जी ने भारत में अनेक प्रकार के अहिंसक आंदोलनों का संचालन किया था। 1920 से 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलनों का इतिहास है। इसी के अंतर्गत सन 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन का संचालन भी महात्मा गांधी जी ने भारत में किया। यह आंदोलन भारत के पहले व्यापक जन आंदोलन के रूप में गांधी जी के नेतृत्व में चला। यानी कि इसका मतलब ये है कि इसमें सभी समुदाय के लोगों ने लगभग इसमें अपना एक योगदान देने का कार्य किया और ये आंदोलन पूरी तरीके से महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम। इसकी शुरुआत कब कैसे हुई? तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और हिंदू मुसलमानों की एकता को असहयोग आंदोलन का आधार बनाने का निश्चय भी किया तथा 1920 के कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार कर लिया गया उस अधिवेशन में। इस प्रकार 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत भारत में हो जाती है। सरकार जनता के सहयोग के आधार पर चलती है, अतः इस सहयोग को समाप्त करके सरकार के आधार को समाप्त करना इस असहयोग आंदोलन का एक मुख्य लक्ष्य रखा गया था। आगे बढ़ते हैं हम। इसके कुछ कारण थे, उनको हम देख लेते हैं। पहला है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से असंतोष। जो प्रथम जो विश्व युद्ध हमने इससे पहले की जो क्लासें हमारी रही है, उसमें हमने देखा था कि जो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था सन 1914 से 1918 के मध्य में, तो उसके दौरान भारतीयों ने तन मन और धन से अंग्रेजों की सहायता की थी। यानी कि तन मन धन से सभी प्रकार से एक हम सारांश के रूप में कह सकते हैं। तो भारतीय लोगों ने प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेज़ों की पूरी तरह से मदद की थी। अंग्रेज़ों ने भी भारतीयों की इस सहायता की प्रशंसा की। अंग्रेज़ों को भी पता था कि भारतीय लोगों ने हमारे द्वारा कितने भी अत्याचार भारतीयों पर किए जा रहे हैं, फिर भी भारतीय लोगों ने हमारा बहुत ही सहायता करने की कोशिश की है। तथा अंग्रेज यह भी घोषणा कर रहे थे कि युद्ध विश्व में प्रजातंत्र को सुरक्षित रखने के लिए लड़ा जा रहा था। उनका क्या मानना था कि विश्व की जो प्रजातंत्र है, जो लोगों का एक हम कह सकते हैं तंत्र है, एक लोगों का जो समूह है, उसको सुरक्षित रखने के लिए जो प्रथम विश्व युद्ध है उसको लड़ा जा रहा है। राष्ट्रपति विल्सन ने अपने 14 सिद्धांतों में आत्मनिर्णय के सिद्धांत की बात कही थी और यहाँ आशा जागृत की कि युद्ध के बाद उनके देश में स्वशासन संस्थाओं की स्थापना की जाएगी। लेकिन
जो सुधार योजनाएं जुलाई 1918 में प्रकाशित की गई, उनसे भारतीय न केवल असंतुष्ट हुए बल्कि निराश भी हुए। मॉन्टेस्क्यू सुधार योजना के संबंध में एनी बिसेंट का किस प्रकार से विचार था उसे देखते हैं। ऐसे सुधारों का देना इंग्लैंड के अनुदार दृष्टिकोण का सूचक था और इनका स्वीकार करना भारत के लिए अपमानजनक था। यानी कि किसी भी प्रकार से कोई भी सुधार जिस तरीके से वादे किए गए थे प्रथम विश्व युद्ध में, जब भारतीय सैनिक अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे तो उनको किस प्रकार से एक लालच दी गई थी, और जब वह पूर्ण हो जाता है तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो एनी बिसेंट का विचार था कि यह सब अपमानजनक था। मॉन्टेस्क्यू सुधार कांग्रेस व मुस्लिम लीग के प्रस्तावों से भी बहुत दूर थे। जिस प्रकार से दोनों विचारधाराओं की जो मांगे थी उन मांगों से भी कहीं आसपास नहीं दिखता है, ऐसा सुधार किसी भी प्रकार का नहीं किया गया। इसलिए तिलक ने इसे असंतोषजनक नहीं वरन निराशाजनक भी इसको कहा। ये जो सुधार आंदोलन जो था, ये मॉन्टेस्क्यू जेम्स फोर्ड सुधार अधिनियम, इसको एक निराशाजनक भी कहा भारतीयों के लिए। आगे बढ़ते हैं हम। रोलेट एक्ट 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 के हम कुछ विशेषताओं को हम इससे पहले की जो हमारी क्लासें रही है उसमें उनकी कुछ मुख्य बातें पढ़ चुके हैं। रोलेट एक्ट 1919 युद्ध के संकट का सामना करने के लिए जो अस्थायी विशेषाधिकार ब्रिटिश नौकरशाही को दिए गए थे, वह युद्ध के बाद भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, अपितु क्रांतिकारियों का सफाया करने के लिए तथा सामान्य रूप से भय उत्पन्न करने के लिए उन्हें पास रखना चाहती थी। यानी कि जो जिस प्रकार के विशेषाधिकार उनको प्राप्त हुए थे वह अपने पास ही रखना चाहती थी, क्योंकि उनको भय था कि कहीं न कहीं जो एक क्रांतिकारी दल का जो क्रांतिकारी जो विचारधारा के जो लोग हैं उनको भविष्य में आने वाले समय में अगर हमारे ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पर हम इस विशेषाधिकार का प्रयोग हम कर सकते हैं। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जस्टिस सिडनी रोलेट समिति 1918 की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय व्यवस्थापिका में 2 विधेयक प्रस्तुत किए गए जो रोलेट विधेयकों के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुए। इसमें मुख्य बात यह थी कि फौजदारी कानून में ऐसे स्थायी परिवर्तन करने का सुझाव था जिसे राजनीतिक आंदोलनों को सरलता से कुचला जा सके। आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था असहयोग आंदोलन का, वह था जलियांवाला बाग हत्याकांड, और ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 गोरखपुर में हुआ था। ये भारत में 13 अप्रैल 1919 को गोरखपुर में तो चौरी चौरा कांड हुआ था, उसको हम आगे पढ़ेंगे। रोलेट एक्ट के विरोध के दौरान देश के अन्य राज्यों की भांति पंजाब में भी 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल हुई। पंजाब में, जहाँ पर पंजाब का एक स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, वहीं पर ये जलियांवाला बाग भी हत्याकांड हुआ था। इसलिए स्वर्ण मंदिर का नाम सुनते ही जलियांवाला बाग हत्याकांड का हमें स्मृति में जल्दी आ जाता है। उसके बाद सेना में भारतीयों को भर्ती करने के लिए अपनाए गए अत्याचारी तरीके, क्योंकि उस समय सेना में भर्ती भारतीयों की भी हो रही थी तथा ज़बरदस्ती वसूल किए गए युद्ध सहायता धन और नेताओं पर ढाए गए अत्याचार पंजाब में हुए उपद्रव तथा दंगों के लिए उत्तरदायी थे। यानी कि कुल मिला के छोटी मोटी जो भी घटनाएं हुई, उन घटनाओं के आधार पर पंजाब के जो लोग थे उनको पूरी तरीके से इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। जनरल डायर ने पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया तथा दंगों का दमन करने के लिए सेना की सहायता ली। इसी संबंध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का
अमानुषिक हत्याकांड हुआ। जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए निहत्थे आदमियों, स्त्रियों और बच्चों पर उस समय तक गोलियां चलाई जब तक बारूद ख़त्म नहीं हो गया। यानी जितना उनके पास में जो बारूद था वहाँ बारूद ख़त्म नहीं हुआ तब तक उन्होंने गोलीबारी शुरू रखी। यह सारा कांड इतनी निर्दयता से किया गया कि डायर ने घायलों को बाग में तड़पने को छोड़ दिया। जो उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो उसमें घायल हो गए थे, उनको भी बाग में ऐसे ही छोड़ दिया तड़पते हुए। जनरल डायर ने यह सारा कांड जानबूझकर आतंक और भय पैदा करने के लिए किया। इस कांड ने ऐसे असंतोष को जन्म दिया जो असहयोग आंदोलन के रूप में प्रकट हुआ। तो ये भी एक बहुत बड़ा कांड था जनरल डायर के द्वारा किया गया, ये ऐसा अमानवीय कृत्य जिसके फलस्वरूप भी अपने असहयोग आंदोलन का सूत्रपात भारत में महात्मा गांधी जी के द्वारा माना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। खिलाफत के प्रश्न पर मुसलमानों में असंतोष, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। हमने इससे पहले भी देख लिया था। तुर्की के खलीफा ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ जर्मनी का पक्ष लिया था। जो धुरी राष्ट्र का एक प्रमुख देश हम कह सकते हैं जर्मनी, उसका खलीफा ने उस प्रथम विश्व युद्ध में उनका पक्ष लिया था, जिससे भारतीय मुसलमानों को भय था कि युद्ध के बाद जीतने पर अंग्रेज तुर्की से अवश्य बदला लेंगे। भारत के जो मुसलमान थे उनको भी ये बात सताने लगी कि कहीं ना कहीं इस कौम की वजह से हमें भी, खलीफा के कार्यों की वजह से हमें भी इनका नुकसान हो सकता है, ऐसा उन्होंने सोचा। लेकिन युद्ध काल में भारतीय मुसलमानों ने पूर्ण सहायता लेने के उद्देश्य से इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने यह घोषित किया कि युद्ध के उपरांत ब्रिटिश सरकार तुर्की के खिलाफ प्रतिशोध की नीति नहीं अपनाएगी। ऐसा एक आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि तुर्की का जो खलीफा है उसके खिलाफ में अंग्रेज अपनी बदले की नीति से किसी भी प्रकार का कोई संघर्ष करेंगे। युद्ध में जर्मनी व तुर्की की हार हुई और तुर्की साम्राज्य के प्रदेशों को मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांटकर छिन्न भिन्न कर दिया, जिससे भारतीय मुसलमानों में असंतोष व्याप्त हो गया, जो खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण भी बना था। मुसलमानों के खलीफा तुर्की के सुल्तान के प्रति ब्रिटिश सरकार की क्रूर नीति से भारतीय मुसलमान न केवल असंतुष्ट थे बल्कि उत्तेजित भी हो गए थे। उन्होंने अपने आप को खिलाफत सम्मेलन में संगठित करने का भी कार्य किया। 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में हिंदू मुसलमानों की एक सभा आयोजित की गई। इस सभा के लिए महात्मा गांधी जी को अध्यक्षता करने के लिए उसमें इनवाइट किया गया। यह पहला अवसर था कि किसी भी मुस्लिम सभा के लिए किसी एक हिंदू व्यक्ति को अध्यक्ष पद के लिए आमंत्रित करना, ये ऐसा इतिहास में उस समय पहली बार ऐसा हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरीके से किन किन परिस्थितियों के फलस्वरूप भारत में असहयोग आंदोलन का सूत्रपात हुआ और उस असहयोग आंदोलन के जो कारण थे उन कारणों में किन किन परिस्थितियों का विशेषकर योगदान रहा, इन सभी बातों का हमने अध्ययन किया। इसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारी जो क्लास रहेगी उस क्लास में देखेंगे कि जो असहयोग जो आंदोलन रहा उसके क्या ऐसे कार्यक्रम रहे, उनकी क्या परिस्थितियाँ रही, उनके क्या परिणाम रहे और इतिहास में उनका किस प्रकार से किन किन बातों का महत्व रहता है, इन सभी बातों का हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।